गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स देखिए बेटा क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के बिना फिजिक्स अपन नहीं सीख सकते हैं। तो फिजिक्स को सीखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने और कुछ बच्चों ने ये बताया कि आप हमें न्यूमेरिकल्स करवाइए सर ऑनलाइन भी, तो हम आपके लिए ऑनलाइन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए अपना क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर स्थित हैं। कोनों पर स्थित है तो इसके केंद्र O पर, यानी कि वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अपन इस बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और इस वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा जो है वो 2 सेंटीमीटर की है। ओके स्टूडेंट्स, कितने सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर की है। देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे, इन सभी आवेशों के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन ज्ञात कर लेंगे। इस आवेश के कारण, इसके कारण, इसके कारण, प्रत्येक आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करके फिर अपन अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ पर लगाकर O पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अध्यारोपण के साथ साथ में अपन त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम लगाकर भी यहाँ पर O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है बेटा, अपन सब जानते हैं कि E बराबर होता है बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। और R क्या होती है, वह दूरी, आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास में ये R दूरी नहीं है अपने पास में, लेकिन अपन जानते हैं कि जो वर्ग होता है उसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि दोनों एक प्रतिच्छेद करते हैं, समान रूप से बाइसेक्ट करते हैं इसको। तो जितनी दूरी ये वाली होती है AO, उतनी दूरी OC होगी, उतनी OD होगी, उतनी OB होगी। तो अपन क्या करेंगे, ये AO दूरी अपन फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए इस त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या करेंगे, अपने को ये एक त्रिभुज दे रखा है। इस त्रिभुज का आधार भी है अपने पास और लंब भी है, तो अपने पास में क्या नहीं है, कर्ण। और जब AC अपन ज्ञात कर लेंगे तो जितना AC है उतना ही क्या है, DB है। और जितना देखिए ये होगा AO उतना ही BO होगा। तो अपने को ये वाली डिस्टेंस चाहिए, एक तो इस आवेश से ये दूरी, इस वाले आवेश से दूरी, इस वाले आवेश से दूरी, इस वाले आवेश से दूरी। तो देखिए ये सारी दूरियां क्या होगी, बराबर। मैं इसको मान लेता हूँ R दूरी है ये। तो देखिए त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है, DC स्क्वायर। अब देखिए AC बराबर आ गया, ये भी कितना, 2 का स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू आ गया 2 और 2 4, 4 8 आ गया अंडर रूट में। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 और दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब अपन क्या करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। AC बराबर आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये आ गई अपनी AC की वैल्यू। देखिए अपन सब लोग जानते हैं कि जो AC होता है वो AO प्लस OC होता है। तो अपने को क्या फाइंड करना है, AO फाइंड करना है। तो AO बराबर हो जाएगा AC/2। तो AC कितना है, 2√2/2। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2/√2। ओके, इसको सेंटीमीटर में है, इसको अपन मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। AO बराबर आ गया 2/√2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर मीटर। तो देखिए AO भी इतना ही होगा, BO CO बराबर DO, AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, और इसको बोलेंगे R, और इसकी वैल्यू है 2/√2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब अपने पास में ये दूरी आ गई है। अब प्रत्येक आवेश के कारण, इस A पर जो आवेश है उसके कारण भी O पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इससे B पर जो आवेश है उसके कारण भी O पर विद्युत क्षेत्र, सभी आवेशों के कारण O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स,
ए पर स्थित आवेश के कारण, ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, कितना विद्युत क्षेत्र है, इसको मैंने नाम दे दिया है ई। और मैंने बताया था आपको बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/R²। तो ई की जगह अपन ने क्या ले लिया, इस ई की जगह मैंने मान लिया ई है, और के की जगह के, क्यू की जगह पर 2Q और R² की जगह पर AO²। बट मैं इसको क्या लिख देता हूँ, ओनली R² लिख देते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसकी वैल्यू आ गई अपने पास में 2KQ/R²। ई की वैल्यू आ गई। अब देखिए चूंकि ई क्या है, -2Q आवेश है, और अपन जानते हैं कि -Q आवेश में बल रेखाएं अंदर की ओर होती है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। कौन से डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में होगी, ओ से ए की ओर। तो यहाँ पे लिख दीजिए ओ से ए की ओर, इसकी डायरेक्शन आ गई। इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, बी पर स्थित आवेश के कारण भी सेम टू सेम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार सभी आवेशों के कारण निकाल देंगे। इसी प्रकार ई बी इक्वल टू वही 2Q आवेश है, सेम टू सेम ही आएगा इसका, के 2Q/R² इक्वल टू 2KQ/R²। और इसकी डायरेक्शन किधर है, प्लस आवेश से बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, तो इससे क्या हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ये हो गई ई बी की डायरेक्शन, और ये हो गया ई ए का डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसको लिखेंगे बी से ओ की ओर। अब निकालेंगे ई सी इक्वल टू क्या होगा, KQ/R²। यहाँ पर ये है अपने पास में, तो KQ/R², और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये माइनस आवेश है, और माइनस आवेश में क्या होता है, बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। बल रेखाएं किधर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी अंदर की ओर कर देंगे, और यहाँ पर भी बल रेखाएं अंदर की ओर होती है। इसी इक्वल टू आ गया, तो इसकी डायरेक्शन आ गई ओ से सी की ओर। इसी प्रकार अपन क्या निकाल लेंगे, इसकी भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, +Q आवेश है, तो अपने पास में आ जाएगा ED इक्वल टू कितना आ जाएगा, ED इक्वल टू आ जाएगा KQ/R²। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, यानी कि सॉरी इधर नहीं होगी, ये प्लस आवेश है, इसके कारण बल रेखाएं बाहर की ओर होगी। सही, तो इसकी आ जाएगी डी से ओ की ओर। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब यहाँ पर अपन निकालेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये -Q आवेश के कारण बल रेखाएं इधर, और +Q आवेश के कारण बल रेखाएं इधर है, तो इनका परिणामी किधर होगा, इसका परिणामी किधर होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको अपन करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आवेश है ई ए, उसकी डायरेक्शन इधर है, और ई बी की डायरेक्शन, ई सी की डायरेक्शन इधर है, और ये ई डी की डायरेक्शन है। इससे बल रेखाएं निकल रही है। तो देखिए ए पर तथा सी पर स्थित आवेश के कारण पी पर ओ पर विद्युत क्षेत्र। मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी सदिश दोनों के अंतर के बराबर आता है। तो यहाँ पर परिणामी सदिश आ जाएगा E1 ई ए माइनस ई सी, EA माइनस EC। तो EA कितना है, देखिए स्टूडेंट्स EA कितना है, EA है अपने पास में 2KQ/R², और ये है KQ/R²। तो E1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, परिणामी जो होगा वो आ जाएगा E1 बराबर
KQ अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। और E1 की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि देखिए EA और EC में बड़ा कौन है, EA है। तो बड़ा जिधर देखिए मैंने आपको बताया था कि इधर मैंने लगाया 6 न्यूटन का बल और इधर लगाया 4 न्यूटन का बल। तो देखिए परिणामी जो बल होगा वो किधर लगेगा, जिधर ज़्यादा बल लग रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पर भी यही क्रिया काम में आ रही है। क्या काम में आ रही है, यहाँ पे देखिए EC छोटा है, EC कहाँ पर है, KQ अपॉन आर स्क्वायर, और EA कितना है 2KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ये क्वांटिटी कम है। तो इसकी परिणामी जो डायरेक्शन होगी वो अधिक विद्युत क्षेत्र की ओर होगी। और इसकी दिशा आ गई अपने पास में किधर है, O से A की ओर। इसी प्रकार अपन क्या ज्ञात करेंगे, इसी प्रकार D तथा B के कारण, D पर तथा B पर स्थित आवेश के कारण O पर विद्युत क्षेत्र, O पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, मैंने मान लिया E2। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, तो परिणामी क्या होगा, दोनों के अंतर के बराबर। और कितना होगा, EB माइनस ED। और EB का मान कितना है 2KQ अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो E2 बराबर अपने पास में, एक बार इसको उतार लीजिए फिर इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। रुक जा माँ को। हाँ तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन ने E2 के वैल्यू फाइंड कर लिए। E2 बराबर 2KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा, E2 बराबर आ जाएगा अपने पास में, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन होगी E2 की इधर, E1 की इधर है क्योंकि ज़्यादा आवेश है, और E2 की इधर है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा इस डायरेक्शन में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र देखिए कैसे निकालेंगे अपन, परिणामी विद्युत क्षेत्र मैंने आपको बताया था, परिणामी विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से। समांतर चतुर्भुज नियम लगा देते हैं। तो E बराबर, जब अगर मान लीजिए यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। मैंने आपको बताया था R बराबर होता है P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ कोस थीटा का अंडर रूट। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो R बराबर कितना बच जाएगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट। तो अपन क्या लिख लेंगे, P की जगह कौन है, E1 और E2। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, परिणामी विद्युत क्षेत्र E बराबर आ गया E1 स्क्वायर माइनस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। ओके सॉरी प्लस का इस। अब देखिए यहाँ पे आ गया E बराबर, E1 कितना है, E1 अपना है KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस E2 कितना है, E2 भी अपना KQ अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, E और E हो जाएगा 2KQ अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हटा देंगे तो अपने पास में बच जाएगा अंडर रूट 2KQ अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ पे R की वैल्यू दे रखी है, कितनी वैल्यू है R की, मैंने निकाला था यहाँ पर R की वैल्यू, आपने पहले स्क्रीनशॉट लिया हो तो मैं आपको बता दूँ, R की वैल्यू थी 2/√2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और Q का वैल्यू दे रखा है कितना 0.02 माइक्रोकूलम। तो Q बराबर आ जाएगा 0.02 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ये अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब पुट कर देंगे वैल्यू तो अपने पास में परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा वो अपन खुद फाइंड कर सकते हैं। ओके सर, देखिए
तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर Q का और R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास में आ गई E। अब E जो होगा, E की डायरेक्शन किधर है, इधर है, और किधर है, AD के समांतर है। AD अभी लिख सकते हैं, BC भी लिख सकते हैं, इसके समांतर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं आशा करता हूँ 1 मिनट सर, मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर दूसरा क्वेश्चन अपन लिखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यस। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना क्वेश्चन, आपकी बुक में है ये क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, ए भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए तथा बी पर समान आवेश Q है, तो त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, कैसे ज्ञात करेंगे, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो अपन क्या करेंगे, इस बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। मैंने एक बात मैं आपको पहले और बता देता हूं कि मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक आवेश हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इजीली निकाल सकते हैं, KQ/R²। और R क्या है, आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि 2 या 2 से अधिक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे। अधिक आवेश हो तो अपने पास में एक टॉपिक आता है, बहु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अध्यारोपण के सिद्धांत से अपन क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, पहले इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर अध्यारोपण का सिद्धांत लगा देंगे। यानी कि इनके यहाँ पर जो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी E और इसके कारण आएगी E2। फिर वहाँ पर क्या करेंगे, उनका सदिश योग कर देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो समांतर चतुर्भुज या त्रिभुज नियम से भी दोनों सदिशों का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले अपन क्या करते हैं, प्लस इस A पर स्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। और कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए A पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कैसे निकालेंगे। वह वाला सूत्र क्या है, अपना सूत्र है बिंदु आवेश वाला KQ/R²। तो मैंने यहाँ ए बिंदु के ए पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा, मैं उसको मान लिया E1, और E1 बराबर हो जाएगा KQ/R², और R क्या है, दूरी A²। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ये चूंकि देखिए प्लस आवेश है, ये भी प्लस आवेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी E1, किधर A से C की ओर। ये हो गई अपनी A से C की ओर। ये तो किस आवेश के कारण, A वाले आवेश के कारण हो गया। अब निकालते हैं दूसरा है B पर स्थित आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र, और वो कैसे निकालेंगे, वो भी सेम टू सेम वो वाला सूत्र लगाएंगे, E KQ/R²। तो देखिए मैंने इसको मान लिया E2 बराबर K, और Q कितना है, स्मॉल q, और R² कितना है, R² आवेश से वह दूरी जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कितनी दूरी है, A, तो यहां पर कर देंगे A का स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। चूंकि ये भी क्या है, प्लस आवेश है, तो प्लस आवेश के कारण बल रेखाएं बाहर की ओर होती है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, और ये हो गया E2। ये वाला कोण 60 डिग्री का, तो ये वाला कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब देखिए बिंदु C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और तीव्रता कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे समांतर चतुर्भुज नियम से। तो देखिए C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी
विद्युत क्षेत्र और कौन से नियम से निकालेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से। देखिए बेटा यहाँ पर E1 और E2 दोनों क्या है, बराबर है। E1 जितना है उतना ही क्या है, E2 है। तो यहाँ पे देखिए E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट। देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, E1 बराबर है E2। तो मैं जहाँ पर E1 है, जहाँ पर E2 है, वहाँ पर भी क्या रख दूँ, E1 रख देंगे। और थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास में, अपने पास में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, अपन चलते हैं E अपने स्थान पर, अंडर रूट E1 की जगह E1 रखेंगे, E1 स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर E2 दिख रहा है आपको, E2 की जगह भी क्या रखेंगे, E1, क्योंकि E2 और E1 क्या है, इक्वल है। यहाँ पर देखिए KQ अपॉन A स्क्वायर, KQ अपॉन A स्क्वायर। तो यहाँ पर भी E1 स्क्वायर 2 E1 और कोस थीटा कितना है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री है। और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ E1 स्क्वायर, देखिए E1 और E1 2 E1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए 2 E1 इंटू E1 स्क्वायर और कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2। यहाँ कोस थीटा कितना है, 1/2 है, क्योंकि थीटा बराबर 60 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कोस थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ये कट गया और E बराबर बच गया 2 E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर का अंडर रूट। और कितना आ गया, 3 E1 स्क्वायर हो गया, 2 और 1 3 E1 स्क्वायर। देखिए E1 स्क्वायर के क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है E1 के, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होता है, अंडर रूट में कौन रहेगा, 3 रहेगा। तो E बराबर हो गया 3 E1। अब E1 की वैल्यू यहाँ से अपन क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो E बराबर आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट 3 KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी कि E बराबर आ गया अंडर रूट 3 KQ अपॉन A स्क्वायर। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए कोई पूछ ले इसकी डायरेक्शन किधर है, तो अपन क्या निकाल सके, टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं, या अपन कह सकते हैं AB के लंबवत इसकी डायरेक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट आप क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सी है अपना क्वेश्चन क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है कोई 3 कण। कौन कौन से कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण गतिमान है। इन तीनों के त्वरणों का अनुपात अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेडिकल में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है आपके पास है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण हो, कोई 2 कण भी हो सकते हैं, कोई से भी कण लिया जा सकता है। अगर मान लीजिए एक और बात बता दूं कि ये जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण जो होते हैं उनके विद्युत क्षेत्र में त्वरण जो होता है वो अलग अलग होता है। ओके स्टूडेंट, कैसे होता है, देखिए वी नो दैट, अपने को क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। और दे क्या रखा है, विद्युत क्षेत्र, समान विद्युत क्षेत्र है और तीनों कण उसी विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अपन जानते हैं वी नो दैट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, गति कर रहे हैं, वेग भी नहीं दे रखा है, तो अपन त्वरण कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन अपन को पता है कि जब कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है तो उस पर एक बल लगता है, और वो बल कौन सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत बल लगता है। तो देखिए वी नो दैट जब कोई आवेश Q किसी विद्युत क्षेत्र
ई में गति करता है तो उस पर बल कितना होगा? कौन सा बल? उस पर स्थिर वैद्युत बल। मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र E है, इसमें कोई प्लस Q आवेश है, तो इधर विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में इसमें बल लगेगा F = QE, यही बल लगेगा। तो बल कितना लगा? F = QE। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए निकालना क्या अपने को? त्वरण। तो अपन बल से क्या ज्ञात कर सकते हैं? त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि बल बराबर होता है F = ma। तो यहाँ पे मैंने लिखा ma और यहाँ पे लिखा QE। निकालना क्या है? त्वरण। तो ये हो गया QE/m। तो देखिए आवेश और विद्युत क्षेत्र और द्रव्यमान पे डिपेंड करता है त्वरण। तो पहले मैं ज्ञात कर लेता हूँ प्रोटॉन का त्वरण। देखिए विद्युत क्षेत्र क्या है? कांस्टेंट है तीनों आवेशित कणों के लिए। सिर्फ द्रव्यमान और आवेश तीनों कणों का क्या होगा? अलग अलग होगा। विद्युत क्षेत्र तीनों कणों के लिए समान है। तो देखिए प्रोटॉन के लिए त्वरण कितना होगा? A = QP/mp। QP होता है प्रोटॉन पर आवेश, और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो अपने पास में आ गया कितना? अपने पास में आ गया है इसका आंसर आ गया है कितना? A बराबर अपने पास में आ गया, यानी कि AP बराबर आ गया EE/mp। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे ड्यूट्रॉन के लिए। इसको देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसको देंगे सेकंड। ड्यूट्रॉन के लिए, और ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन का जो आवेश होता है, ड्यूट्रॉन के लिए त्वरण कितना होगा? ड्यूट्रॉन के लिए त्वरण होगा AD = QD/E/md। देखिए ड्यूट्रॉन का जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है। ड्यूट्रॉन का जो आवेश होता है ना वो प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, और ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? ड्यूट्रॉन का त्वरण हो जाएगा EE/2mp। यह आ गया समीकरण नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालेंगे अल्फा कण के लिए त्वरण, और वही फॉर्मूला समीकरण 1 से निकालेंगे। कैसे? A त्वरण है A, और किसका त्वरण है? अल्फा कण का त्वरण है। देखिए अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है? अल्फा कण 2He4 और प्रोटॉन होता है 1H1। तो देखिए प्रोटॉन का जो आवेश होता है, यानी कि अल्फा कण का जो आवेश होता है वह प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। यहाँ पे मैं रख देता हूँ पहले Q∝E/m। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर Q∝ कितना होगा? Q∝, यानी कि अल्फा कण पर आवेश जो होता है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2E। और देखिए यह है इसका द्रव्यमान, किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान। वो ये अल्फा कण का द्रव्यमान और ये प्रोटॉन का। तो अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ m∝ = 4mp। तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा A∝ = 2EE/4mp। ये हो गया समीकरण नंबर 4। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं, आपको 1 मिनट सर आगे अपन इसको सोल्व कर देते हैं। मैं इधर का मिटा देता हूँ और वहाँ से इसको समझा देता हूँ। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो देखिए सर यहाँ पर अपने पास में है अल्फा कण का त्वरण, ड्यूट्रॉन का त्वरण और
अल्फा कण का त्वरण। देखिए तो अपन निकालेंगे तीनों त्वरणों का अनुपात। तो ए प्रोटॉन, प्रोटॉन के तो त्वरण अनुपात ड्यूट्रॉन का त्वरण अनुपात अल्फा कण का त्वरण। तो देखिए इसका कितना है, ई अपॉन एम पी, ई अपॉन एम पी। इसका कितना है ड्यूट्रॉन का, ई अपॉन 2mp। और इसका कितना है 2e अपॉन 4mp। तो देखिए स्टूडेंट्स ये ऊपर वाली पूरी कट गया है, mp से mp कट गया है, यहाँ 2 एकम 2 और यहाँ पर 2 कट गया है। तो AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर अपने पास में आ जाएगा 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2। इसको अपन क्या कर लेते हैं, सरल अनुपात में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सरल अनुपात में कन्वर्ट करेंगे तो AP अनुपात AD अनुपात A अल्फा बराबर हो जाएगा कितना, 2 अनुपात 1 अनुपात 1। इस प्रकार ने अपन इस क्वेश्चन को सोल्व किया है सर। तो अपन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसको जल्दी से उतार लीजिए, फटाफट इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। जब 0.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के द्रव में लटकाया जाता है तब भी कोण वही रहता है। तब भी कोण क्या होता है, वही रहता है। जब 0.8 ग्राम सेंटीमीटर के द्रव में लटकाया जाता है तब भी कोण वही रहता है। यदि गोले के पदार्थ का घनत्व कितना है, 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो द्रव का पेराविद्युतांक ज्ञात कीजिए। अपनों को ज्ञात करना है एप्सिलॉन आर का मान ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि अगर मान लीजिए किसी माध्यम में F माध्यम जो होता है वो होता है 1/εr F निर्वात। ओके स्टूडेंट, अर्थात मैं इसके लिख सकता हूँ F डैश इक्वल टू 1/εr F। निकालना है क्या अपने को, एप्सिलॉन आर की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए चाहे किसी भी वस्तु को किसी भी माध्यम में रख दीजिए, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो परिवर्तन किस में होता है, परिवर्तन होता है उसके गुरुत्वीय त्वरण में। तो देखिए बच्चों मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ाया था G डैश इज इक्वल टू होता है 1 - d द्रव अपॉन d घनत्व है। यानी कि जब किसी वस्तु को किसमें डाला जाए, किसी द्रव में रखा जाए तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो जाता है। गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो जाता है तो उसके भार में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अपन देखते हैं एप्सिलॉन आर बराबर आ जाएगा F अपॉन F डैश। अब F बराबर तो क्या हो गया, F बराबर हो गया mg और F डैश बराबर कितना हो गया, mg डैश। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो mg अपॉन mg डैश, ये अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे निकाल लिया है। और ये वाली बात मैंने आपको पहले बताया था कि माध्यम में जो क्या होता है, माध्यम में अगर किसी 2 आवेशों के मध्य बल ज्ञात करते हैं तो निर्वात की तुलना में 1/εr गुना होता है। m से m कट गया और यहाँ पे अपने पास में क्या आ गया, देखिए अपने पास में क्या आ गया, इस वाले पॉइंट को इधर देखिए, एप्सिलॉन आर बराबर बच गया G अपॉन G डैश। और मैंने यहाँ पे बताया है G बराबर G डैश बराबर क्या होता है, G बराबर तो G होता है और G डैश बराबर होता है G 1 - d द्रव अपॉन d ठोस। यहाँ पे देखिए ठोस का घनत्व भी दे रखा है ये और द्रव का घनत्व दे रखा है ये। यहाँ G से G कट गया, एप्सिलॉन आर बराबर बच गया 1 - d द्रव अपॉन d घनत्व है।
यानी कि घन किसका, डी द्रव का घनत्व है और ठोस का घनत्व है। ये अपने पास में यहाँ बच गया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे अपन, यहाँ पे पुट करते हैं तो एप्सिलॉन आर बराबर बच जाएगा 1/1 माइनस डी द्रव। द्रव का घनत्व कितना है, यहाँ पे द्रव का घनत्व है, ये वाला द्रव का घनत्व है और ये वाला क्या है, पदार्थ का घनत्व है। तो पहले द्रव का घनत्व रख देते हैं 0.8। देखिए बेटा मैंने इसको क्या है, मात्रक में बदला नहीं है, मात्रक परिवर्तित नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का क्या हो रहा है, अनुपात हो रहा है, तो मात्रक से मात्रक कट जाएगा, इसलिए मैंने इसका मात्रक जो है चेंज नहीं किया। अब यहाँ पे बच जाएगा 0 थोड़ी है, सॉरी, यहाँ पे 1.6, सही। इसका मात्रक से मात्रक कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 दूनी 16, तो एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आ गई, एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई 1/2। 1 में से 1/2 गया तो एप्सिलॉन आर बराबर बच जाएगा 1/2, और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि इस पदार्थ का पराविद्युतांक कितना है, 2 है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये जो आपको न्यूमेरिकल करवाया है वो न्यूमेरिकल आप अपनी कॉपी में नोट्स बुक में कीजिए, और आपके नोट्स में भी किया हुआ आपको भेज दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप प्रॉपर्ली करते रहें, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तभी जाकर फिजिक्स को सीखेंगे, याद नहीं करेंगे। थैंक यू। ओके।